जम्मू कश्मीर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भद्रवाह की रहने वाली अनमोल राठौर ने टॉप पोजीशन हासिल की है। बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर के लिए, बहुत बड़ा मैं ये कहूँगा एक नाम ये लेकर आई हैं। और छोटी सी उम्र में महज 24 साल की इनकी आयु है जिसमें इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। आखिर सक्सेस को पाने का फॉर्मूला क्या है और क्या वो रास्ते हैं जिनके जरिए आप सक्सेस तक इतनी आसानी से पहुंच सकते हैं। हालांकि आसानी कहना मेरे लिए उतना जायज़ नहीं होगा क्योंकि क्या इनकी मेहनत है वो मैं सीधा इन्हीं से पूछता हूँ। अनमोल, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने टॉप किया है। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी सक्सेस है इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि किसकी मेहनत जो है वो आप में रंग लाई आगे? सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसके बगैर तो सक्सेस नहीं मिल सकती। उसके बाद मुझे लगता है मेरा एफर्ट भी था डेफिनेटली, बट आई थिंक पेरेंट्स और फैमिली का सपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और मुझे लगता है मेरे लिए ये प्रिविलेज रही है कि मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है। तो मेरी सक्सेस का काफ़ी ज़्यादा श्रेय मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सबको जाता है। आप फारफलंग एरिया से हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं और स्टडीज भी आपकी वहीं पर शुरू हुई होंगी, तो एक रिमोट एरिया से आकर और टॉप करना, इसके बीच का जो एक गैप ये रहा, ये आपने कैसे फुलफिल किया? सर डेफिनेटली मैं भद्रवाह में पैदा हुई थी, फिर मैंने किश्तवाड़ में अपनी प्री प्राइमरी स्कूलिंग की। मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजिंग रहता है जब आप वहाँ से जम्मू शिफ्ट करते हैं अपनी एजुकेशन के लिए या किसी भी बड़ी सिटी में, और मुझे भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। जब मुझे याद है मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो थोड़े लैंग्वेज बैरियर्स थे, थोड़ा करिकुलम का काफ़ी डिफरेंस था क्योंकि किश्तवाड़ में जो करिकुलम हम फॉलो करते थे वो मुझे लगता है उससे काफ़ी एडवांस था यहाँ का करिकुलम। तो मुझे डेफिनेटली चैलेंजिंग लगा, बट मैंने ये नहीं सोचा कि अब चैलेंजिंग है तो हम हार मान लेते हैं। मैंने यही सोचा कि लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट। एंड आई थिंक वो जो मैंने 2008 में सोचा था कि लेट्स ट्राई टू डू आवर बेस्ट, वो मैं आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजरात भी गई अपनी ग्रेजुएशन के लिए, तब भी मुझे लगा कि कंपटीशन जो था वो एक नॉच और बढ़ गया। के लिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा, क्या आपने किश्तवाड़ में भी स्टडीज परस्यू की हैं? और आपने गुजरात का जिक्र किया, तो किश्तवाड़ से गुजरात की कुछ थोड़ा सर, मैंने अपनी जो प्री प्राइमरी स्कूलिंग थी वो किश्तवाड़ में की थी। वो किश्तवाड़ में किया आपने? 2008 में मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और मैंने क्लास 5 यहाँ से स्टार्ट की अपनी, जम्मू से। हाँ जी। फिर मैंने क्लास 12 2016 में यहाँ से कंप्लीट की एंड देयर आफ्टर मैंने क्लैट का एग्जाम क्वालिफाई किया और अपना BA LLB ऑनर्स गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर से किया। तो वो मेरा शिफ्ट था। तो लॉ में आपने, अगर पहले आप आगे बढ़ चुके थे, तो फिर सिविल्स की तरफ आने का मूड कैसे बना? मतलब सर ऑनेस्टली स्पीकिंग सिविल्स का ही एक गोल था बचपन से, जो लार्जर गोल था लाइफ का। बट आई थिंक अपनी ग्रेजुएशन के लिए मैंने लॉ का सब्जेक्ट इसलिए चूज किया, फर्स्टली एक तो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और दूसरा मुझे लगता है लॉ जो एक सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट और इसकी इम्पोर्टेंस नॉट जस्ट अ लॉयर या एडवोकेट की ही लाइफ में नहीं होती है, हर इंडिविजुअल सिटीजन की लाइफ में लॉ की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मुझे लगता है स्पेशली अ सिविल सर्वेंट जैसे लॉ इम्प्लीमेंट करना है उसे तो लॉ डेफिनेटली आना चाहिए। तो मुझे लगता है मेरे गोल के साथ बहुत अलाइन था कि मैं लॉ में अपनी ग्रेजुएशन करूँ, और मुझे लगता है अगर मैं ये ना भी करती तो भी एज अ सिटीजन मुझे लगता है कि लॉ का नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैंने एग्जाम्स की जो प्रेपरेशन होती है वो बहुत मायने रखती है कि आप किस प्रकार से जो प्रेपरेशन है वो करते हैं। तो प्रेपरेशंस में क्या ऐसे स्पेशल टिप्स आपने ऑप्ट करे कि किश्तवाड़ से उठकर आप यहाँ जम्मू, जम्मू से उठकर गुजरात, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप टॉप पे? सर सर्टेनली टॉप पे आना कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपको तो हुआ होगा? नहीं सर, सर्टेनली नॉट। मैं तो मतलब जस्ट हाफ एन आवर बिफोर द रिजल्ट मैं अपनी मम्मा से वीडियो कॉल कर रही थी और मैं यही कह रही थी शायद मेरा नाम लिस्ट में भी ना हो तो क्या करेंगे हम मम्मा फिर उसके बाद। तो आई थिंक ये अनएक्सपेक्टेड होता है सक्सेस सबके लिए, जो टॉपर होता है उसके लिए नहीं, भी ये तो आप मदर से जोक कर रहे होंगे ना, सिंस यू हैव टॉप्ड एंड यू आर सेइंग कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। इट्स वेरी अनसर्टेन। अगर आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे या किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी पूछेंगे, दे विल से द सेम थिंग कि इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड एवरीबॉडी इज डूइंग देयर बेस्ट। तो इसीलिए सक्सेस इज नॉट सर्टेन इन दीज एग्जाम्स। बट सर्टनली मेरे भी कुछ तरीके थे जो मैंने फॉलो किए, कुछ रूल्स थे। फर्स्ट यही था कि मैंने कभी अपने फेलियर्स को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। अगर कोई फेलियर होता था तो दैट ओनली मोटिवेटेड मी कि मैं और अच्छा करूं अगली बार। तो एक ये रहा। दूसरा ये डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज किया एग्जामिनेशन साइकिल में।
ये हमेशा से था कि सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्टिंग लगती थी मुझे, तो मेरा यही रूल था कि जस्ट ट्राई टू कट इट आउट एज मच एज फेसबुक से, इंस्टा से दूर है आप? हाँ, मैं इनसे दूर हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। यू डोंट हैव एनी अकाउंट ओवर देयर? आई डोंट हैव एनी अकाउंट येट। या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपने दूरी बनाकर रखी। सर एक्चुअली देयर आर सर्टेन पीपल जो बैलेंस कर लेते हैं सोशल मीडिया और ये। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था, बिकॉज इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। एक बार आप अगर स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं तो वो घंटों आप स्क्रॉल करते रहते हैं। तो मुझे लगता था कि मैं बैठती तो थी 20 मिनट्स के लिए, बट उसके बाद वो घंटे कहाँ चले जाते थे पता नहीं चलता था। तो मुझे लगता है कि मुझे लगा कि अगर सक्सेस चाहिए किसी भी एग्जाम में तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कट इट आउट। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली करें। और दूसरा ये रहेगा कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो आपके पास है वो बहुत ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा है, जिससे हम कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ एक्सेस। आज एक एस्पिरेंट के पास इतना मटेरियल है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या पढूं और क्या ना पढूं, इतना ज़्यादा मटेरियल है। अब हर टॉपर जो आता है हर साल वो अपनी नई लिस्ट दे देता है, तो एस्पिरेंट विल डेफिनेटली गेट कंफ्यूज। तो बेसिक रूल यही है, जो आपकी बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए, जो आपके PYQs हैं एग्जाम से उनको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। मैंने भी यही किया। मुझे भी लगता था कि नहीं मुझे ये मटेरियल भी फॉलो करना चाहिए, ये भी, बट देन आई वुड रिमाइंड माई सेल्फ कि एक्सेस ऑफ मटेरियल मतलब ज्यादा अगर बर्डन हो जाए तो उसका भी नुकसान ही है। वो नुकसान है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप हर मतलब एक ही सब्जेक्ट के लिए आप 4-5 चीजें रेफर करेंगे तो दिमाग में डेफिनेटली वो नहीं बैठेगा। तो आई थिंक जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें। मैंने देखा कि जब मैं एग्जाम भी मतलब अटेम्प्ट कर रही थी तो जो मैंने चीजें रिवाइज की थी बहुत अच्छे से वही मैं वहां पे लिख पाई। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी बेसिक रूल जो हर कोई कहता है बट हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब आप बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा मटेरियल जो है वो ले आते हैं और उसे क्रैम करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वहीं पर सबसे बड़ी जो गलती है वो हो जाती है। डेफिनेटली सर, वही गलती होती है और जो मैं कहूँगी मैंने भी की है। अच्छा। प्रेपरेशन की बिगनिंग में मैं भी मटेरियल कलेक्टर बन चुकी थी, मैंने बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया था, बट देन जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे रियलाइज हुआ एक ही चीज 5 जगह डिफरेंट तरीकों से बोली गई है, उसका कोई फायदा नहीं है, एंड इट वाज ओनली वेस्टिंग माय टाइम। मतलब क्योंकि बहुत से मैंने इंटरव्यूज पहले भी किए हैं और मैंने जहां तक एनालाइज किया तो लोगों का ये कहना था कि क्योंकि नॉलेज वास्ट होनी चाहिए और उसी वास्ट नॉलेज के लिए लोग अलग अलग बुक्स को जो है वो रीड करते हैं और कहीं ना कहीं जो आप अब कह रही हैं कि वो फॉर्मूला जो है वो सही नहीं है। सर वास्ट नॉलेज गैदर करना दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक ही चीज 5 सोर्सेज से पढ़ना दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप नॉलेज कहीं से भी गैदर कर सकते हैं। सो मच टू से कि आप अगर यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं कोई या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं वहां से भी आपको नॉलेज मिलता है, बट अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट है जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जीएस का या किसी का हिस्ट्री का, अगर कोई 1857 का रिवोल्ट है, अगर आप वही 4 जगहों से पढ़ेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, एंड इट इज ओनली गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। तो एक कॉन्सेप्ट को आप एक लिमिटेड जगह से पढ़ें, लेकिन नॉलेज के लिए कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन। जहां से आपको नॉलेज मिल रहा है वो आप गैदर करें, बट डोंट बिकम अ मटेरियल कलेक्टर। आजकल हम मार्केट में घूमते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फला टीचर, फला कोचिंग। मैं जानना चाह रहा हूँ आपने कोचिंग कहाँ ली? सर मैंने इस एग्जाम के लिए कोई कोचिंग नहीं ली थी। अच्छा। बट मैंने डेफिनेटली मॉक्स दिए थे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने 2 मॉक्स दिए थे, बट प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने कोचिंग नहीं ली थी। कोचिंग आपने नहीं ली थी। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैंने नहीं ली थी। इंटरव्यूज के लिए मैंने मॉक्स डेफिनेटली दिए। ऑनलाइन किसी क्लास को ज्वाइन किया हो, कोई स्टडी ऑनलाइन? सर मैंने टेस्ट सीरीज ली थी एक, बट दैट वाज लास्ट ईयर। बट फाउंडेशनल कोर्सेज या कोचिंग कोर्सेज वो मैंने नहीं लिए थे, बिकॉज यूट्यूब में वही अगेन आई विल रिपीट इट कि यूट्यूब पे ऑल द क्लासेज एवरीथिंग इज़ फ्रीली अवेलेबल, और आप अगर बेसिक्स वहाँ से कर लेते हैं और अपनी NCERTs वगैरह पढ़ लेते हैं तो फिर देयर इज़ नो नीड, अनलेस आपको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए और मेंटरशिप चाहिए, उसके लिए कोचिंग डेफिनेटली आप ज्वाइन करें। बट अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक्स क्लियर हैं और आप खुद डिसिप्लिन में पढ़ाई कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैं एक्चुअली इसी सवाल पे आने वाला था कि आज के इस दौर में जब आपके पास 5G है और सोशल मीडिया की बात करें या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें तो बहुत से टीचर्स हैं जिनके फ्री के लेक्चर्स हैं, तो क्या एक ऐसा बच्चा जो सोशली या फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है तो बिना कोचिंग के उसके पास ये संभावना है कि वो भी आप की तरह टॉपर बन सकता है और ऑनलाइन यूट्यूब के और बाकी लेक्चर्स के सहारे? सर डेफिनेटली, बट इससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं अपनी प्रिविलेज को रिकग्नाइज करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स वगैरह ने मुझे फाइनेंशियली कभी कोई लिमिट नहीं रखी कि नहीं आप कोचिंग मत करिए, ये मत करिए।
तो बट ये मेरा खुद का मानना था कि मुझे लगा अपना कैलिबर देख के या अपनी प्रिपरेशन देख के कि मुझे शायद क्लासरूम कोचिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को डेफिनेटली मेंटरशिप चाहिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ह्यूमैनिटीज वगैरह छोड़ रखी है काफी सालों से, तो उनको डेफिनेटली टू गो बैक दे नीड समवन हु विल टीच देम। बट अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उस हिसाब से मैं कहूंगी कि हमारे पास ऑनलाइन फ्रीली मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है। अगर आपके पास क्लैरिटी है, आप सिलेबस देखते हैं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और आप वो गूगल कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इट जस्ट नीड्स थोड़ा सा रिसर्च आपके बिहाफ पे एंड अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हाई स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हाई स्कोर, आपने तो हाईएस्ट स्कोर किया है, तो ये हाई स्कोर का फॉर्मूला क्या है? सर फॉर्मूला अगेन कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, डिफरेंट टॉपर्स डिफरेंट फॉर्मूला बताएंगे। बट वही है जो बेसिक रूल होता है किसी भी चीज़ का, जो मैंने फॉलो किया। आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ कि मेरे लिए क्या काम किया। व्हाट वर्क फॉर मी वॉज कि मैंने मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ का ही स्कोर मैटर करता है, मैंने अपने रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे हर जीएस के पेपर के लिए, और जो बेसिक बुक्स थी वही रिवाइज की। बट मोस्टली मैंने PYQs की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, PYQ मतलब जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, यूपीएससी के भी, नॉट जस्ट JKPSC, क्योंकि अब JKPSC का जो पैटर्न है वो यूपीएससी से अलाइंड हो चुका है। तो आप वहाँ के भी जो पास्ट 10 इयर्स के अगर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने वही किया और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके जो काफ़ी थोड़ी एक्सपीरियंस गेन हो गया, एक्सपीरियंस भी गेन हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो गई मेरी। जो हमारा टाइम लिमिट का थोड़ा कंस्ट्रेंट रहता है पेपर में, वो भी मैं मैनेज कर पाई। आई थिंक ये बेसिक कुछ चीज़ें थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि स्टडी का एटमॉस्फेयर क्या मैटर करता है इसमें, क्योंकि आप स्टडी कहाँ कर रहे हैं और स्टडी का ड्यूरेशन क्या है, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे क्या ड्यूरेशन था आपका, और कहाँ पे आपने सबसे ज़्यादा स्टडी की? अच्छा, मेरी स्टडी मोस्टली घर पे ही हुई है। घर पे ही हुई है आपकी? हाँ जी। मेरा कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या कुछ और? नहीं सर, मुझे लगता है कि मेरा रूम ही मेरी लाइब्रेरी बन चुका था ड्यूरिंग प्रिपरेशन। इस मामले में अगेन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय फैमिली। इन्होंने मुझे जो एटमॉस्फेयर बना के दिया घर पे, इट वाज नो लेस देन अ लाइब्रेरी। मेरा जो रूम था इट वाज लाइक माय होली स्पेस। वहाँ पे ना कोई मुझे आके डिस्टर्ब करता था ना कुछ। मैंने अपना स्टडी टेबल वगैरह सब वहीं पे सेट किया था। डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थी, कोई आता जाता नहीं था। आई वुड स्टडी कंटिन्यूसली। आई एम नाइट आउल, तो मैं रात को पढ़ती थी, मतलब रात को लेट पढ़ती थी। ड्यूरेशन कितना, मतलब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे? मैं रात को कभी कभी 3-4 बजे तक भी पढ़ती थी, बट दिन मतलब 5-6 घंटे की तो कंटिन्यू स्टडी आपने रातों की है? आई वुड से हाँ। और ओवरऑल दिन का 8 घंटे आई थिंक इज ऑप्टिमम। अच्छा, दिन के मतलब ओवरऑल 24 आवर्स में आप 8 घंटे पढ़ें, दैट इज सफिशिएंट। और अगर आप उससे कम पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है, अगर आप जितने घंटे इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आप कितनी क्वालिटी ऑफ स्टडी कर रहे हैं। क्वांटिटी ऑफ आवर्स डजंट मैटर, क्वालिटी ऑफ स्टडी दैट मैटर्स। अगर आप, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करते हैं, अगर आप 8 घंटे में सिर्फ उस मटेरियल को कलेक्ट करके उसी को पढ़ते रहेंगे, एक टॉपिक के लिए 5 चीजें, दैट विल डू नो बेनिफिट। Then you are wasting your time. लेकिन अगर आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन आप वो एक ही चीज को रिवाइज करते जा रहे हैं, तो देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आप सोशल हैं, आई मीन टू से दैट, क्योंकि आपने 24 साल में बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल की है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शायद किसी की शादी में नहीं गई होंगी, रिश्तेदार के फंक्शन में नहीं गई होंगी, एंड क्योंकि आप बोल रही हैं कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो सोशल लाइफ क्या मैटर करती है? क्या एक व्यक्ति को अगर अचीवमेंट हासिल करनी है तो सोशली उसे जुड़ना चाहिए या फिर अपने स्टडीज पर फोकस करना चाहिए? सर आई वुड से डेफिनेटली अपनी सोशल लाइफ को सैक्रिफाइस मत करें, बिल्कुल मत करें। ये भी नहीं मैं कहूँगी कि आप हर दिन ही लोगों से मिलते रहिए, बिकॉज ऐसा होता है जो एक एस्पिरेंट होता है किसी भी एग्जाम का, उसका मेंटल स्पेस बहुत वल्नरेबल होता है, ठीक है, क्योंकि आप एक इतने रिगरस प्रोसेस में हैं। कल को कोई आपसे पूछ लेता है और भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो वो एक एस्पिरेंट को काफी, मतलब मुझे लगता है कि परेशान कर सकता है क्वेश्चन कि मेरी जॉब नहीं लगी, ये नहीं हुआ, बाकियों का। तो आई थिंक उस तरीके से आप अपना सोशलाइज करें, बट जस्ट कीप इट लिमिटेड एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट द पीपल यू आर सोशलाइजिंग विद, जो आपको लगता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्दी है। मतलब ज्यादा जुड़ना मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकता है। आजकल मेंटल हेल्थ का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली यूथ में, और स्पेशली दो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी मेंटल हेल्थ ही होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप प्रिपेयर कैसे करेंगे इतने जो आपको आवर्स पुट इन करने हैं, हाउ विल यू डू दैट? उसके लिए मुझे लगता है कि सोशलाइज करें, बट यू शुड नो हु टू सोशलाइज विद एंड हाउ मच टू सोशलाइज।
जस्ट स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु यू थिंक आर बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ, जो आपकी प्रिपरेशन में हिंडर करेंगे। अगर आपके फ्रेंड्स हो तो उनसे तो बातचीत, आपका तो फ्रेंड सर्कल रहा ही होगा। मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल रहा है। आई थिंक दे हैव केप्ट मी ग्राउंडेड हमेशा, कि अभी भी अगर मुझे सक्सेस मिल गई है वो वैसे ही हैं जैसे पहले थे। और वो हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अगर मुझे रात को, जैसे मैंने कहा मैं लेट तक पढ़ती थी, तो अगर मुझे किसी को मैसेज करना होता था कि आई जस्ट वांट टू स्पीक टू समवन, तो आई थिंक उस टाइम पे भी मेरे फ्रेंड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आई थिंक उनके साथ उनकी भी काफी आज भी आपको कॉल्स आए होंगे दोस्तों के? काफी सारे फ्रेंड्स के कॉल्स आए जी। तो मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट्स आज सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके लिए अनमोल का क्या अनमोल तोहफा है, क्या अनमोल टिप्स है? सर मेरी टिप्स कुछ नहीं है। दे ऑल नो कि उन्होंने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है, और आई थिंक हम सब एक ही लेवल पे होते हैं बिफोर द रिजल्ट। उनकी भी उतनी प्रिपरेशन होती है, उनका भी उतना ही हार्ड वर्क होता है। साहब ने कहा कि आपको भी श्योर नहीं था। मेरा भी श्योर नहीं था, तो आई वुड हैव वेरी वेल बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। हो सकता था मैं भी आज बैठ के किसी का इंटरव्यू सुन रही होती। तो मुझे लगता है कि दे आर एज गुड एज वी आर। तो उनके लिए मेरी टिप्स कोई नहीं है, बस ये है कि प्लीज 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 फेलियर को दिल पे ना लें। डोंट गेट हार्ट ब्रोकन। आपको पता है कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, यू ऑल आर एक्सपीरियंस। बस यही है कि नेक्स्ट एग्जाम जो कि है बहुत ही पास है, अक्टूबर में प्रीलिम्स है, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करें अच्छे से, एंड सक्सेस विल डेफिनेटली बी योर्स। थोड़े से मार्क्स से अगर हम रह भी जाते हैं तो बुरा तो डेफिनेटली बहुत लगता है, बट वी नो कि हम कितने केपेबल हैं, तो इसलिए हमें डेफिनेटली नेक्स्ट ट्राई के लिए डेफिनेटली वी शुड ट्राई। मुझे लगता है काफी सवाल मेरा और रह गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज मैं आपसे यहाँ मिल रहा हूँ, इस कमरे में मेरा इंटरव्यू यहाँ आपसे हो रहा है, फ्यूचर में आप खुद को कहाँ देखती हैं और मैं अगला इंटरव्यू आपसे कहाँ पर करने वाला हूँ? सर फ्यूचर में मैं अपने आप को किसी ऐसी जगह देखती हूँ जहाँ मैं लोगों के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ डेफिनेटली आई वुड वांट दैट यू कम एंड मीट मी समवेयर, जहाँ आप कहेंगे ओके इस पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो एक्सपेक्ट यही करूंगा डेफिनेटली आप अच्छा काम ही करेंगे, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन आपको क्या मतलब आपके जहन में है कि मुझे इस पोजीशन पर बैठना है या मुझे ये काम मिलना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए? क्योंकि मैंने इंटरव्यूज किए तो बहुत से लोगों ने कहा कि मुझे पुलिस का प्राइमरी रोल चाहिए, तो आपके जहन में ऐसा क्या है? तो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, तो डेफिनेटली उसी में मैं जाना चाहूंगी। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में काम करना चाहूंगी, जो जहाँ से मैं आती हूँ भद्रवा किश्तवाड़, बहुत फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, लॉ इम्प्लीमेंटेशन काफी लैक कर। आपको लगता है नीड है? नीड डेफिनेटली है। अभी जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो आई वुड लाइक टू जॉइन देम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, नॉट जस्ट भद्रवा किश्तवाड़, एंड टू एड देम इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ताकि हमारी जो यूटी है वो डेफिनेटली डेवलप करे और इंडिया में नंबर 1 बने। आई थिंक हमारे जैसे ऑफिसर्स ही हैं जो वो काम करेंगे, तो दैट इज वेयर आई सी माई सेल्फ। थैंक यू सो मच अनमोल। थैंक यू। तो बहुत अच्छी बातें इन्होंने सामने रखी, और विशेषकर मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो मेरा मकसद यही होता है कि सक्सेस स्टोरी जो है वो सबके सामने आनी चाहिए, ताकि बाकी लोग भी उन स्टोरीज को फॉलो करें, उन्हीं फुटस्टेप पर चलें और वो भी सक्सेस को पाएं। और बाकी जो इस प्रकार के ऑफिसर्स अब सामने आएंगे या आए हैं, तो उनसे जो आम लोग हैं उनको यही उम्मीद रहती है कि वो अपना दी बेस्ट दें और लोगों की सेवा करें। तो यही उम्मीद करेंगे कि अनमोल भी इसी प्रकार से लोगों की सेवा करेंगे, जो इनके अंदर क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं मैनकाइंड के लिए जो है वो हमें दिखेंगी। और अगली बार जब हम इनका इंटरव्यू करें तो और कुछ बेहतरीन सवाल मेरे पास हो। तो फिलहाल इनका ये इंटरव्यू हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, और विशेषकर वो एस्पिरेंट जो टॉप करना चाहते हैं या फिर एग्जाम्स में कुछ अच्छे टिप्स चाहते हैं उनके भी ये बहुत काम आएगा। नमस्कार।